नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। तो चलिए आज बात करते हैं प्रकाश चैप्टर के बारे में। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10 का चैप्टर 10 है। और ये जो प्रकाश चैप्टर है आपको सिलेबस में 8वीं क्लास का सिलेबस में भी 8वीं क्लास में भी ये है प्रकाश चैप्टर, और क्लास 10 में भी प्रकाश चैप्टर है सिलेबस में, और 12 में भी है। तो यानी 10, 8, 10 और 12 तीनों कक्षाओं के स्टूडेंट को इस वीडियो में क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिएगा, हम प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से समझाने का, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है। जो स्वयं अदृश्य होता है। जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु हमारी आँखों को दृष्टता की अनुभूति उत्पन्न कराता है। हमारी आँखों को दृष्टता की अनुभूति उत्पन्न कराता है। दृष्टता की अनुभूति उत्पन्न कराता है। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु हमारी आँखों को दृष्टता की अनुभूति उत्पन्न कराता है। प्रकाश जो है प्रकाश सीधी रेखा में संचारित होती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में संचारित होती है। प्रकाश सीधी रेखा में संचारित होती है तथा प्रकाश का वेग मतलब होता है गति। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से। तो प्रकाश क्या है? तो अपनी भाषा में, ये किताबी भाषा है, तो देखिए अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु हमारी जो आँख है उसको दृष्टता की अनुभूति उत्पन्न कराता है। यानी प्रकाश की सहायता से हम लोग कोई वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश के बिना कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश के कारण प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश नहीं दिखाई देने वाला है। जैसे हवा को हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार प्रकाश भी हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्रकाश की सहायता से जो भी आसपास जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो उसमें भूमिका होता है प्रकाश का। प्रकाश के कारण हमें कोई चीज़ को देख पाते हैं। तो अगर प्रकाश जैसे रात को हमें कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो रात को क्या प्रकाश नहीं होने के कारण, और दिन को चीज़ें दिखाई देती है तो सूर्य का प्रकाश होने के कारण। तो प्रकाश के कारण कोई वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? तो जो भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं उसमें प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश किरणें कोई वस्तु, उस वस्तु पर क्या होता है, जिस वस्तु जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है उस वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती है। और प्रकाश किरणें पड़ने के बाद फिर हमारी आँखों में टकरा कर आती है, तो अब हमें कोई वस्तु क्या होता है, दिखाई देती है। तो और प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में क्या होती है, संचालित होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा यानी सीधी पथ पर क्या करती है, गमन करती है। और प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में, जहाँ हवा भी नहीं रहेगा, निर्वात में प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग, और यहाँ छूटा है निर्वात में, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 के बाद यदि 8 जीरो इधर लगा देंगे, 3 के बाद 8 जीरो लगाएंगे तो इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़। तो 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड की वेग से क्या होती है, प्रकाश निर्वात में जो निर्वात होता है, जहाँ वायु भी नहीं उपस्थित होता है, निर्वात में उतना तो क्या होता है, वेग होता है प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी 3 में 8 जीरो लगाएंगे तो होगा कितना, 3 करोड़। तो 3 करोड़ मीटर पर क्या होता है, सेकेंड की वेग से गतिमान होती है प्रकाश निर्वात में। और अलग अलग माध्यम में अलग अलग क्या होता है, वेग होता है। माध्यम पर निर्भर करता है प्रकाश का वेग कम या अधिक होना, एक ही जैसा वेग नहीं होता है। पानी में अगर प्रकाश क्या होगा,
गुजरेगा पानी से तो उसका वेग अलग होगा, कांच से गुजरेगा तो उसका वेग अलग होगा, निर्वात से गुजरेगा तो अलग वेग होगा, और वायु से गुजरेगा तो अलग वेग होगा। तो निर्वात में जहाँ वायु भी नहीं होता वहाँ पर वेग होता है 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको किलोमीटर में बदला जाए तो इसको 1000 से भाग देते हैं, किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए किलोमीटर में बदलेंगे प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को, तो 3 जीरो क्या होगा, काट जाएगा। तो यहाँ बचेगा देखिए इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख। किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर सोचिए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की क्या है, स्पीड है, गति है, वेग है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्या होती है, संचारित होती है प्रकाश को जो किरणें होती है वो। इसीलिए देखिए हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य है। और 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूर्य और पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश है उसको आने में मात्र कितना, 8 मिनट लगभग 22 सेकंड का समय लगता है। तो सोच के देखिए प्रकाश का वेग, इसी से पता चलता है कि कितना अधिक है। तो ये प्रकाश का वेग हुआ है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश का क्या, परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो 2 नंबर में हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या होता है समझ में आ गया होगा। 2 नंबर में समझते हैं प्रकाश का क्या परावर्तन। तो हमारी जो आँख है और इसमें कुछ जैसे केवल हमारी जो आँख है वो केवल दृश्य प्रकाश को ही क्या करती है, दृश्य प्रकाश को ही क्या कर सकती है, हमारी आंखें अनुभूति उत्पन्न कर सकती है। दृश्य प्रकाश को ही क्या कर सकती है, अनुभूति कर सकती है। हमारे आंखें दृश्य प्रकाश की अनुभूति कर सकती है, माने समझ सकती है दृश्य प्रकाश को ही। हमारी आंखें दृश्य प्रकाश की ही केवल हमारे आंखें दृश्य प्रकाश की ही केवल अनुभूति कर सकती है। हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश की ही अनुभूति कर सकती है। तो इसे केवल प्रकाश भी कहते हैं, इसे प्रकाश भी कहा जाता है, यानी दृश्य प्रकाश को ही प्रकाश भी कहा जाता है, दृश्य प्रकाश को ही, यानी दृश्य प्रकाश को ही हमारी आंखें जो है पढ़ पाता है। और बाकी जो विकिरण होते हैं उस सबको हमारी आंखें पढ़ नहीं पाता है। जैसे कि हो गया रेडियो तरंग, हो गया माइक्रो तरंग, अवरोध तरंग, परावैंगनी, एक्स किरण, वाई किरण, गामा किरण, इस सबको हमारी आंखें पढ़ नहीं पाता है। केवल हमारी आंखें दृश्य प्रकाश को ही क्या कर सकता है, समझ सकता है। और दृश्य प्रकाश को ही मतलब समझ पाता है, पढ़ पाता है। तो उसके बाद हम लोग और प्रकाश द्वारा दिखाई जाने वाली जो घटना है, प्रकाशीय घटना, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, परकिरणन, व्यतिकरण, ये सब क्या है, प्रकाशीय क्या है, घटना है, प्रकाश के कारण होने वाली घटना, जितना भी घटना है। तो हम लोग अब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, चाहे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जो भी प्रकाश की किरणें किसी भी सतह से क्या होती है, टकराती है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कोई भी सतह टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है, चली जाती है। कोई भी सतह मतलब कोई भी सतह से क्या होता है, टकराता है, कोई भी सतह से टकराता है। टकराने के बाद प्रकाश की किरणें टकरा कर फिर वापस लौटता है, तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं? जो प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का क्या? परावर्तन। तो परावर्तन जब होता है, जैसे देखिए परावर्तन यहाँ दिखाते हैं, कोई समतल सतह लेते हैं, परावर्तन कैसे होता है उस चीज़ को दिखाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो कोई मान लीजिए कि समतल सतह लेते हैं, तो ये क्या है? परावर्तक सतह है, यानी कोई प्लेन सतह है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। और ये परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह है। और यहाँ नीचे में क्या किया जाए? परावर्तक एक भाग नीचे तरफ क्या किया गया? रंगा किया गया है, और ऊपर वाला भाग परावर्तक क्या? पृष्ठ है, परावर्तक सतह है। तो प्रकाश किरणें क्या आएगी? इस पर पड़ेगी, इस सतह पर। अब पड़ने के बाद तो क्या होता है? प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती है और आपस क्या होती है? इसे लौट जाती है। तो इसी को प्रकाश का कहते हैं परावर्तन होना। जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर आपस आती, किसी सतह से टकराकर आपस लौटती है तो यही घटना को प्रकाश का कहा जाता है। नाम दिया गया है परावर्तन। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसे ही कहा जाता है। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जिससे प्रकाश स्रोत से जहाँ से भी प्रकाश किरणें मतलब गुजरती है, जहाँ से भी मतलब आती है, मान लीजिए कि एक लाइट है लिए, लाइट से मतलब प्रकाश किरणें एक ठो किरण यहाँ से भेज के दिखाया है, ये लाइट है, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश किरणें भेजे हैं, यहाँ से आके क्या हुआ है? रिटर्न गया है। कोई भी वस्तु से बहुत से प्रकाश किरणें क्या होती है? निकलती है। तो हमें एक किरण लेके दिखाए हैं, एक तो प्रकाश किरण क्या हुआ? आया, फिर टकराया, फिर भागा। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती है और भागती है, टकरा कर भागता है, और टकरा कर भागना, किसी सतह से टकरा कर भागना, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन जब होता है उस समय जब प्रकाश किरणें आती है, उस आने वाली किरण का नाम है आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जो भी प्रकाश स्रोत से किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। और उसके बाद आने वाली किरण आपतित किरण, और टकरा कर सतह से, परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। टकरा कर जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहा जाता है परावर्तित किरण कहा जाता है, परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। और बीच में क्या होता है? एक क्या होता है? अभिलंब होता है। बीच में क्या होता है? अभिलंब। तो अभिलंब होता है, बीच में अभिलंब होता है। तो आपतित किरण आने वाला किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाला किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाला किरण के साथ कुछ न कुछ क्या होता है? एंगल बना के क्या आता है? किरण आता है, परावर्तक सतह पर टकराता है, तो जिस कोण पर आता है वो अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच जितना डिग्री का एंगल बना के एंगल बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। और फिर टकरा कर जब जाता है उस समय अभिलंब के साथ जितना डिग्री का एंगल बना के जाता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो प्रकाश आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी इधर वाला होगा आपका आपतन कोण, ये जो है ये आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण। यानी अभिलंब, ये जो बीच वाला लाइन है वो अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण को कहते हैं आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच का जो कोण बना है उसको कहते हैं, उस कोण का नाम दिया गया है परावर्तन कोण। आपतित किरण के साथ अभिलंब और आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है, आई और आर के द्वारा सूचित किया जाता है, आई आर के द्वारा। और बीच वाला जो होता है वो अभिलंब होता है। ये जो है बीच वाला जो लाइन है डॉटेड में उसको कहते हैं अभिलंब, इसको कहा जाता है अभिलंब कहा जाता है। और ये जो है तीनों बिंदु जहाँ पर एक जगह पर जो मिले है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहा जाता है। जैसे आपतित पर का आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये आपतन बिंदु एक जगह पर क्या हुआ मिला उसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो इतना चीज़ें होती है। तो प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो उसमें दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश का जो प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो उसमें दो नियम उसमें छुपा हुआ है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन में। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें दो नियम छुपा होता है। प्रकाश के
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश का जब परावर्तन होता है उसमें दो नियम छुपा हुआ था। तो क्या क्या नियम होता है? तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, प्रकाश से परावर्तन जब होता है तो उसमें दो नियम होता है। पहला नियम होता है कि आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश, आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश, आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश तथा अभिलंब, आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश तथा अभिलंब एक तलीय होते हैं। एक तलीय होते हैं मतलब एक समतल सतह पर होता है, उसी को कहा जाता है एक तलीय होते हैं। एक तलीय होते हैं। एक तलीय होते हैं यानी आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश तथा अभिलंब एक तलीय होते हैं मतलब एक तल में होता है। ये जो देखिए आपतन बिंदु पर तीनों क्या होता है, एक साथ क्या होता है, मिलता है, मतलब एक समतल सतह पर होता है तीनों। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल में होता है। यानी आपतन बिंदु में क्या होता है, तीनों एक जगह एक ही बिंदु पर होता है। तो ये पहला नियम हुआ प्रकाश का परावर्तन का। फिर दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जो आने वाला आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसे साफ पता चलता है कि जो भी आपतित प्रकाश होती है जितना डिग्री को एंगल बनाकर आती है उतना ही फिर परावर्तन के बाद उतना ही डिग्री एंगल बनाकर क्या होती है, भागती है। तो इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना डिग्री का एंगल बना के प्रकाश किरण आता है परावर्तक सतह पर टकराता है और उतना ही डिग्री एंगल बनाकर परावर्तन के बाद क्या होता है, भागता है। इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दो नियम हो गए आपका प्रकाश के परावर्तन के। पहला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तलीय होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन में। और समझते हैं फिर देखिए जब प्रकाश का परावर्तन होता है ना तो दो टाइप का परावर्तन होता है। तो समझ लेते हैं दो टाइप के क्या क्या होता है, दो टाइप से क्या क्या परावर्तन होता है। तो प्रकाश का जब भी परावर्तन होता है वो दो टाइप का परावर्तन होता है, दो टाइप से। तो प्रकाश के परावर्तन दो टाइप से होता है। क्या दो टाइप का होता है प्रकाश के परावर्तन? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो टाइप से होता है। कौन कौन सा बोलिएगा? एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। एक होता है नियमित परावर्तन और एक दूसरा होता है विसरित परावर्तन। दो टाइप से परावर्तन होता है। विसरित परावर्तन, ये नियमित परावर्तन और ये विसरित परावर्तन क्या होता है? तो नियमित परावर्तन का मतलब होता है, नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश किरणें जब क्या होती है, कोई प्लेन यानी समतल सतह पर क्या होती है, पड़ती है। समतल सतह पर प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तित होती है। तो समतल सतह पर क्या होती है, समतल सतह होता है। परावर्तक जो सतह होता है वो क्या होता है, समतल होता है। तो समतल परावर्तक सतह में क्या होती है, प्रकाश किरण यानी आपतित किरण आती है और रिफ्लेक्शन होकर क्या होती है, जाती है, मतलब परावर्तित होकर जाती है। फिर प्रकाश किरणें क्या होती है, आती है, फिर रिफ्लेक्शन होकर क्या होती है, चली जाती है। फिर उसी प्रकार प्रकाश किरणें आती है और परावर्तन के बाद चली जाती है। तो देखिए जब विसरित परावर्तन होता, नियमित परावर्तन होता है, इसको समांतर परावर्तन भी कहते हैं, समांतर। तो जब नियमित परावर्तन होता है तो जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो क्या होता है, समांतर होती है। परावर्तित प्रकाश किरणों को देखिए समांतर है, ये देखिए समांतर है, तो समांतर होती है। परावर्तित प्रकाश किरणें क्या होती है, समांतर होती है। यानी जब जो सतह हो वो क्या हो, प्लेन हो, तो प्लेन सतह पर यानी चिकना सतह पर जो है, प्लेन सतह पर नियमित परावर्तन होता है। और देखिए एक खुरदरा यानी रुखड़ा सतह लेते हैं, खुरदरा सतह, ये हो गया आपका खुरदरा सतह, ये है खुरदरा सतह है।
तो इसमें देखिए प्रकाश किरणें पड़ेगी, आप आने वाली किरण आपतित किरण और टकरा कर क्या होगी, जाएगी। तो देखिए ये जगह में कभी गड्ढा में पड़ेगी आपतित किरण, गड्ढा में आएगी आपतित किरण और टकरा कर भागेगी। कभी क्या होगा, वो कभी गड्ढा में टकरा कर जाएगी, कभी क्या जो ऊंचाई मतलब उभरा हुआ भाग है उस पर पड़ के क्या होगी, परावर्तित होगी। कभी गड्ढा में फिर पड़ेगी और फिर कभी ऊंचाई पर क्या होगी, पड़ेगी और क्या होगी, परावर्तित होकर जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में जो परावर्तन होता है वह परावर्तन में क्या होता है, ऐसा परावर्तन में तो जो प्रकाश किरण है, जो परावर्तित प्रकाश किरण है वह क्या बोलेंगे वह जो है वह समांतर नहीं होती है। परावर्तित प्रकाश किरण जो है वो समांतर नहीं होती है, समांतर नहीं होती है, समांतर नहीं होती है। यानी प्लेन सतह पर जो है वह क्या होता है, समांतर होता है। परावर्तन जो होता है समांतर होता है। इसीलिए जब जूता पॉलिश किया जाता है तो जूता पॉलिश करने के बाद जूता क्या होता है, चमकता है। तो यानी परावर्तक सतह प्लेन होगा, प्लेन होने की वजह से परावर्तक सतह जब प्लेन होता है तो उसमें नियमित परावर्तन होता है। जूता चमकने का कारण हुआ कि उसमें नियमित क्या होता है, परावर्तन होता है। समांतर किरण जो है क्या होती है, भागती है परावर्तन होने के बाद, परावर्तित होने के बाद। तो अब हम लोग जानते हैं, तो प्रकाश क्या होता है उसके बारे में जाने। अब प्रकाश का परावर्तन के बारे में जाने। अब जानते हैं दर्पण के बारे में। तो 3 नंबर में हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में जानते हैं। तो दर्पण जो है, दर्पण को, दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण जहाँ हम लोग का क्या दिखता है, छवि दिखता है। कोई वस्तु का अपना क्या दिखता है, चित्र दिखता है, वही क्या दर्पण कहलाएगा। जहाँ भी वस्तु का क्या होता है, कोई भी वस्तु हो उसका अगर चित्र जहाँ पर दिखता है वह दर्पण कहलाएगा, दर्पण की तरह व्यवहार करता है तो दर्पण उसको कह सकते हैं, दर्पण। तो दर्पण जो है वह दर्पण आकृति के आधार पर, दर्पण को 2 भाग में बांटा गया है। आकृति के आधार पर 2 भाग में बांटा गया दर्पण को। कौन कौन सा बोलिएगा, गोलीय दर्पण और पहले समतल दर्पण लिखते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हो गया और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण 2 भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है दर्पण को। तो दर्पण क्या है, तो दर्पण क्या है, तो जहाँ पर हम लोग का क्या होता है, चाहे कोई भी वस्तु का जहाँ पर अपना प्रतिबिंब दिखता है, यानी छवि दिखता है, तस्वीर दिखता है, चित्र दिखता है बोल सकते हैं, वही क्या है, दर्पण है, वही दर्पण है, उसी को दर्पण कहते हैं। तो 2 टाइप से आकृति के आधार पर जो दर्पण है वो 2 भागों में बांटा गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आकृति के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है दर्पण को। उसके बाद ये जो गोलीय दर्पण है उसको फिर 2 भाग किया गया, उसको 2 भागों में बांटा गया गोलीय दर्पण को। कौन कौन सा बोलिएगा, तो गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया है। मान लीजिए इसको 2 भाग में बांटा गया दर्पण को, एक होता है समतल दर्पण और एक दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण होता है उसको 2 भाग में फिर बांटा गया है। कौन कौन सा, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, अवतल उत्तल 2 भाग में, 2 भाग किया गया किसको, गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के रूप में क्या किया गया, बांटा गया। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये दर्पण का परिभाषा समझते हैं, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण का परिभाषा अगर लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, दर्पण, दर्पण जो है, तो दर्पण का परिभाषा जो है वो किस प्रकार होगा। तो दर्पण हम पहले ये बोल दिए कि दर्पण जहाँ पर वस्तु का क्या दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, फोटो दिखता है, तस्वीर दिखता है अपना, वही क्या है, दर्पण है। तो अगर परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे सतह, ऐसे सतह जो अधिकांश आपतित प्रकाश को, ऐसे सतह जो अधिकांश आपतित प्रकाश को, अधिकांश आपतित प्रकाश को, अधिकांश आपतित प्रकाश को, अधिकांश आपतित प्रकाश को, ऐसे सतह जो अधिकांश आपतित प्रकाश को परावर्तित करके, परावर्तित करके ऐसे सतह जो अधिकांश आपतित प्रकाश को परावर्तित करके प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। जहाँ भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वही क्या है, दर्पण है। तो ऐसे सतह जो अधिकांश आपतित प्रकाश को परावर्तित करके प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, प्रतिबिंब
निर्माण करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहा जाता है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वैसे सतह जो अधिकांश आपतित प्रकाश को, अधिकांश आपतित होता कोई भी प्रकाश स्रोत से आने वाली अधिकांश आने वाली प्रकाश को परावर्तित करके वहाँ पर क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, फोटो बनाता है, तो वही दर्पण है, वही उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, उसी को दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण जो है उसको दो भाग बांटा गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो दर्पण क्या होता है उसको समझ में आ गया कि वैसे सतह जो अधिकांश आपतित प्रकाश को, अधिकांश आने वाली प्रकाश, कोई भी प्रकाश स्रोत से अधिकांश आने वाली प्रकाश को क्या करेगा, वह टकरा कर रिफ्लेक्शन करके क्या करेगा, भेजेगा और वहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाएगा। वस्तु जैसा रहेगा उस आकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आप जानते हैं कि दर्पण के बारे में समझ में आ गया। आप जानते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण होता क्या है, तो समतल दर्पण के बारे में आप समझते हैं। तो समतल दर्पण, तो नाम से भी देखिए, नाम के आधार पर भी कुछ का क्या होता है, गुण होता है। तो नाम भी है क्या, समतल दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है जानते हैं। तो समतल दर्पण होता क्या है, तो वैसे सतह जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसे सतह जिसका परावर्तक सतह, वैसे सतह जिसका परावर्तक सतह, वैसे सतह जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसे सतह जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसे सतह जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा, उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण। वैसा दर्पण, वैसा क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पर, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, यानी समतल रहेगा जिसका परावर्तक सतह, उसी को क्या कहेंगे, समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, एकदम प्लेन होगा, समतल होगा, उसी को समतल दर्पण कहेंगे। जैसे ये क्या समतल दर्पण है, यही क्या समतल दर्पण खड़ा करके रखा गया, ये यही क्या है, समतल दर्पण, मतलब प्लेन है। इसका परावर्तक सतह, ये वाला परावर्तक सतह, ये रजतित भाग है, मतलब रंगा गया भाग है, इधर रंगा हुआ है। देखिएगा आईना में क्या होता है, हम लोग जो घरों में यूज करते हैं, जो आईना यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, उसमें एक भाग में जब आईना टूटता है तो एक भाग में क्या किया जाता है, रंग पॉलिश किया हुआ रहता है। तो एक भाग वो पॉलिश किया हुआ भाग है, ये रजतित सतह है, और ये वाला परावर्तक सतह, जिसकी हम लोग अपने सामने क्या करते हैं, मुंह को रख के क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। तो यही चेहरा देखते हैं जिस भाग से, उसी को कहते हैं परावर्तक सतह, और पीछे वाला भाग को कहा जाता है रजतित सतह, रंगा हुआ भाग को रजतित सतह कहते हैं। तो प्राय जो दर्पण होता है उसको दर्पण कांच से ही प्राय दर्पण बनाए जाते हैं, कांच को रजतित करके एक भाग में कलर करके दर्पण बनाया जाता है। और यदि कांच को कलर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कलर नहीं करेंगे तो प्रकाश आर पार हो जाएगा, तो परावर्तन नहीं होगा, तो परावर्तन की घटना नहीं होगा। जब तक परावर्तन की घटना नहीं होगा तब तक क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तब दर्पण नहीं कहलाएगा। प्रकाश किरण यदि आर पार हो जाएगा तो वह अपवर्तन का घटना हो जाएगा, आर पार होने से अपवर्तन होता है, और टकरा करके आपस लौटना चाहिए प्रकाश किरण, तो टकरा के आपस जाए, इसीलिए एक भाग को रजतित किया जाता है दर्पण का। तो चलिए समझ में आ गया समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण समझते हैं कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब निर्माण किया जाता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो ये तो समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, उसके बाद फिर गोलीय दर्पण को जानेंगे। पहले समतल दर्पण को निपटा लेते हैं, पहले जान लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। यहाँ पर क्या लिखे थे, ए नंबर लिखे थे, यहाँ बी नंबर लिखा था। तो समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण को ही पूरा निपटा लेते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किरण प्रतिबिंब निर्माण, चाहे किरण आरेख में समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, किरण आरेख बना के दिखाते हैं, किरण आरेख द्वारा समतल दर्पण में, किरण आरेख द्वारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण,
प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, किरण आरेख द्वारा समतल दर्पण में क्या, प्रतिबिंब निर्माण। तो किरण आरेख में समतल दर्पण द्वारा क्या करना है, प्रतिबिंब निर्माण करके दिखाना है। तो किरण आरेख, तो किरण आरेख हमको, किरण आरेख द्वारा तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले एक परावर्तक सतह लेना पड़ेगा, एक परावर्तक सतह लेना पड़ेगा, एक परावर्तक सतह लेना पड़ेगा सबसे पहले, और हमें प्रतिबिंब कर निर्माण करके दिखाना पड़ेगा समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। तो हम सीधा लेंगे तो और बेहतर होगा। चलिए जो हम दर्पण लेंगे उसको खड़ा लेते हैं, खड़ा लेते हैं, ये खड़ा है, मतलब खड़ा है, एक समतल दर्पण है। और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ये कहते हैं इसको एक्स, मुख्य अक्ष है। तो हम क्या करेंगे, वस्तु को किसी भी कहीं पर रखेंगे वस्तु को, तो मान लीजिए कि वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, दर्पण के इतना दूर पर रखते हैं, कहीं पर भी रख से बना सकते हैं। तो दर्पण को यहाँ पर हम वस्तु को क्या करते हैं, लेते हैं समतल दर्पण पर। एक वस्तु है, ये तो तीर ले रहे हैं, ये क्या है, वस्तु है। तो आप क्या करेंगे, अब प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए किरण आरेख द्वारा आपको कम से कम 2 किरणों को गुजार के देखना पड़ेगा। 2 किरण से क्या करना पड़ेगा, जो परावर्तक सतह है उसमें परावर्तन करके दिखाना पड़ेगा, तभी प्रतिबिंब निर्माण हो सकता है। 2 किरण को दिखाना पड़ेगा। ऐसे तो कोई वस्तु से अनंत किरणें क्या होती है, निकलती है और परावर्तन होती है, कोई परावर्तक सतह तो परावर्तन होता है। तो हमको 2 किरण कम से कम लेना है, दिखाना है। मान लीजिए कि यहाँ से किरण गया, तो यहाँ से ये वस्तु है, यहाँ से किरण क्या हुआ, गया और जो दर्पण का परावर्तक सतह है उससे टकराया। तो जो भी परावर्तक सतह होता है और कोई वस्तु से परावर्तन होने के बाद जो किरण है वो क्या होता है, लौट कर क्या होती है, आपस आती है। तो जितना डिग्री के एंगल बनाकर जाती है, जितना डिग्री कोण से जाती है, उतना डिग्री के एंगल से वो डायरेक्ट क्या होता है, रिटर्न आती है। तो इस प्रकार ये यहाँ देखिए, यहाँ 0 डिग्री एंगल से, और कोई 0 डिग्री एंगल से जाएगा तो 0 डिग्री से ही क्या होगा, लौटेगा। चाहे जितना डिग्री एंगल से जाएगा उतना डिग्री से ही क्या होगा, लौटेगा। समझे। तो मान लीजिए कि गया सीधा था, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, सीधा इसी प्रकार से क्या होगा, लौटेगा नहीं। जितना डिग्री पर जाएगा उतना डिग्री एंगल पर ही क्या होगा, रिटर्न आएगा। उसके बाद फिर परावर्तक पृष्ठ पर यहाँ से किरण को क्या करते हैं, भेजते हैं, यहाँ परावर्तन होता है, यहाँ टकराता है, फिर क्या होगा, टकराने के बाद जितना डिग्री एंगल बना के गया था, जितना डिग्री कोण, उतना डिग्री का कोण बना कर ही क्या होगा, फिर भागेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो किरणें हैं एक दूसरे को कहीं कटा नहीं, दर्पण के मतलब सामने कहीं कटा नहीं, दर्पण के सामने मतलब आगे की ओर कहीं नहीं कटान हुआ, मतलब काटा नहीं एक दूसरे को किरणें। ये टकरा कर सीधे जिस एंगल से गया था उसी एंगल से रिटर्न आया, और यहाँ से जितना डिग्री एंगल को बनाकर यहाँ से किरण को भेजे थे वो उतना ही डिग्री एंगल बनाकर क्या हो गया, भाग गया। तो यहाँ पर दर्पण के सामने कहीं पर कटा नहीं दोनों किरणें, तो क्या होगा, सामने नहीं कटा तो क्या होगा, पीछे कटेगा। सामने नहीं कटा तो कहाँ कटेगा, ये पीछे जाकर क्या होगा, कटेगा, पीछे जाकर क्या होगा, कटेगा। तो ये पीछे जाकर क्या होगा, कटेगा। ये पीछे, इसको ऐसा अगर डोटेड लाइन में दिखा सकते हैं, यानी अपूर्ण रेखा द्वारा किरण आरेख में दिखा सकते हैं। जो बाद वाला जो किरण होता है, दर्पण के पीछे जो किरण होता है उसको डॉटेड में दिखाते हैं। तो और इधर वाला जो किरण है वो इतना ही डिग्री, मतलब इधर सीधा वो क्या होगा, पार हो जाएगा, इधर सीधा क्या होगा, पार हो जाएगा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जहाँ कटेगा दोनों किरणें और जहाँ काटान होगा, काटता हुआ प्रतीत होगा, वहीं पर वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पर एक दूसरे को दोनों किरणें क्या होंगे, काटेंगे, तो ये दर्पण के पीछे दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो यहीं वस्तु का हो जाए प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पर वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए वस्तु था, उसका प्रतिबिंब ये वाला हुआ। तो थोड़ा सा देखिए डिस्टेंस, हाथ बनाने की वजह से थोड़ा दूरी ये सामने लग रहा है, प्रतिबिंब जो है थोड़ा सामने बना है जैसा लग रहा है, लेकिन बराबर दूरी पर क्या होता है, बनता है। हम लोग स्केल से नहीं बना रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। ये सीधा इस पार हो जाएगा तो लगभग इतना दूर में क्या होगा, ये कट जाएगा, इधर किरण जो है निकल जाएगा, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो होने से भी थोड़ा ये वाला सामने दिख रहा है, ये वाला थोड़ा दूर में दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप स्केल लगा के बनाइएगा तो क्या होगा, बराबर दूरी पर क्या होगा, कटेगा, दर्पण के पीछे भी उतना दूरी पर कटेगा। तो यहाँ देखिए हुआ क्या, जब हम प्रतिबिंब निर्माण करके दिखाएं, ये वस्तु हुआ और उसका प्रतिबिंब वाला हुआ,
तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के क्या हुआ, पीछे बना। तो इसका विशेषता क्या होता है समतल दर्पण का, इसका विशेषता के बारे में जानेंगे कि विशेषता क्या होता है। विशेषता मतलब गुण बोल सकते हैं, खूबी बोल सकते हैं। विशेषता क्या होता है समतल दर्पण का, तो दर्पण वस्तु को दर्पण के सामने इतना दूर पर रखे तो प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के सामने नहीं बनता है। तो ये खासियत है समतल दर्पण का कि कोई वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखिएगा, चाहे हम लोग भी आईना देखते हैं, घरेलू जो दर्पण होता है उस सब में, मिरर सब में, तो क्या होता है कि हमारा जो तस्वीर, हमारा जो फोटो है वह दर्पण में क्या होता है, हम जितने दूर पर खड़े रहते हैं चाहे उतने ही दूर पर क्या होता है, वह अंदर की ओर पीछे की ओर क्या होता है, बनता है, मतलब अंदर बनता है भीतर की तरफ। उसी प्रकार दर्पण, समतल दर्पण की ये खासियत है, ये खूबी, यही विशेषता है कि समतल दर्पण के सामने जितना दूर पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर पीछे, दर्पण के पीछे यानी दर्पण के अंदर क्या होगा, वो प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। अब वस्तु के बराबर साइज का, वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या है, खूबी है किसका, समतल दर्पण का। और क्या क्या विशेषता होता है जानेंगे, तो समतल दर्पण के उसके बाद जानेंगे विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता। तो ये समतल दर्पण द्वारा क्या हो, प्रतिबिंब निर्माण। तो आगे हम जानते हैं समतल दर्पण की विशेषताएं। तो समतल दर्पण की विशेषताएं, तो समतल दर्पण की विशेषताएं हम जानते हैं, समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण, समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खूबी है। तो पहला देखिए, समतल दर्पण वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाए उतनी दूरी पर, उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये खूबी है, विशेषता है कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु को रखिएगा उतनी दूरी पर उसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसका छवि बनेगा। और समतल दर्पण पर हमेशा, समतल दर्पण पर हमेशा, समतल दर्पण पर हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बराबर, यानी बराबर साइज का, वस्तु जिस साइज का रहेगा उतना ही बराबर। समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा वस्तु, समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब बराबर तथा, बराबर तथा, बराबर तथा, बराबर बराबर सीधा, बराबर सीधा तथा, बराबर सीधा तथा आभासी होता है, आभासी होता है। आभासी मतलब होता है, आभासी काल्पनिक का अर्थ होता है आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब बराबर सीधा तथा आभासी होता है, सीधा तथा आभासी क्या होता, प्रतिबिंब बनता है। तो छवि बनता है, फोटो बनता है समतल दर्पण पर जो कोई भी वस्तु का, तो वह हमेशा वस्तु के प्रतिबिंब की क्या होता है, बराबर साइज का बनता है, सीधा बनता है, सीधा तथा आभासी बनता है। बराबर साइज का, वस्तु जिस साइज का रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, सीधा बनेगा, और आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक होता है। तो हमेशा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी काल्पनिक होता है। और क्या खूबी है समतल दर्पण का, तो और खूबी क्या है, तो समतल दर्पण का खूबी और क्या है, तो विशेषता और क्या है, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, चाहे समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित, पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, कहने का मतलब है, पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि जब हम लोग आईने पर घरेलू जो आईना यूज करते हैं वो भी समतल दर्पण होता है। उसमें जब हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो हम लोग का बायां भाग वाला दाएं साइड वाला बाएं साइड दिखता है, तो दायां का बायां, बायां का क्या होता है, दायां होता है। तो इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तित, यानी पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित दिखाता है। बायां भाग वाला को दाएं साइड में दिखाएगा और दाएं साइड वाला को बाएं साइड में दिखाएगा, इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित।
तो उसके बाद और क्या विशेषता होता है समतल दर्पण का, तो समतल दर्पण का विशेषता और क्या होता है। और अगर समतल दर्पण का और विशेषता अगर देखिए, अगर किसी भी वस्तु का अपना पूरा प्रतिबिंब किसी वस्तु का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम वस्तु की ऊंचाई का आधा दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। वस्तु की ऊंचाई का आधा दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। ये खूबी है समतल दर्पण का, ये विशेषता है, होनी चाहिए। माने कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब हम पूरा प्रतिबिंब उसका देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण से वस्तु जितना ऊंचाई का है, जैसे 6 फीट का है, मतलब 6 फीट कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, मतलब पैर से लेकर एकदम सिर तक, मतलब गोड़ से लेकर एकदम माथा तक पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण पर, तो उसको पूरा अपना पैर से लेकर अपना सिर तक देखने के लिए उसका यदि ऊंचाई 6 फीट है व्यक्ति का, तो कम से कम उसको 3 फीट ऊंचाई का समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, तभी वो अपना पैर से लेकर सिर तक देख सकता है। तो ये खासियत है, ये विशेषता है समतल दर्पण का। और अगर समतल दर्पण से आपतित किरण जो होता है, उसको समतल दर्पण में जो आपतित पर आने वाला है किरण है, तो अगर थीटा कोण से आती है तो वह उसे यदि थीटा कोण से घुमाया जाए, आपतित होने वाली आपतित प्रकाश को, अगर समतल दर्पण में समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण पर यदि जो समतल दर्पण में आपतित जो किरण होता है उसको थीटा कोण से घुमाया जाए, मान लीजिए आ रहा है आपतित किरण आ रहा है कहीं से प्रकाश स्रोत से, और उसको थीटा कोण से क्या कर दिए, मोड़ दिए, तो परावर्तित जो प्रकाश किरण होगा वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। 2 थीटा कोण से क्या होगा, टकरा कर क्या होगा, भागेगा। मान लीजिए हम 30 डिग्री एंगल पे मोड़ दिए आने वाले आपतित प्रकाश को, तो वो परावर्तित होने के बाद 60 डिग्री एंगल पर भागेगा। तो ये खासियत है ये समतल दर्पण में। और समतल दर्पण में अगर 2 समांतर समतल दर्पण के बीच अगर कोई व्यक्ति बैठेगा, चाहे कोई वस्तु को रखा जाएगा, तो 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु को अगर रखा जाता है, तो 2 समांतर समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु को रखा जाता है, मान लिया जाए कि 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई सम्मिलित रूप से क्या करे, बैठे, चाहे रखा जाए किसी वस्तु को 2 समतल दर्पण के बीच, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच, तो 2 समांतर समतल दर्पण के बीच, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई व्यक्ति सम्मित रूप से बैठे, कोई व्यक्ति सम्मित रूप से बैठे तो उसके जो उनके अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, यानी प्रतिबिंब का जो संख्या होगा वो अनंत होगा, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। कोई भी 2 समांतर समतल दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु को, चाहे कोई व्यक्ति 2 समांतर समतल दर्पण के बीच में बैठ जाए तो उसके अनंत प्रतिबिंब होगा 2 समांतर समतल दर्पण के बीच में। मान लीजिए कि ये क्या हुआ, दर्पण हुआ, और ये क्या हुआ, दर्पण हुआ। ऐसे समांतर अगर रख दिया जाए 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई भी अगर कोई वस्तु को रख दिया जाए, कोई भी वस्तु को, चाहे कोई आदमी यहाँ पर बैठ जाए, चाहे खड़ा हो जाए, तो उसका आनंद क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 2 समांतर समतल के बीच क्या, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच क्या होता है, वस्तु के अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो यानी एंगल पर भी प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो एंगल पर निर्भर करता है, एंगल पर यानी कोण पर निर्भर करता है। तो देखिए फिर अगला, अगर 2 समांतर
अगर दो समांतर समतल दर्पण के बीच बैठेगा कोई व्यक्ति, समांतर समतल दर्पण के बीच अगर बैठेगा तो समांतर रेखा में क्या होता है, 0 डिग्री कोण में, यानी 0 डिग्री कोण पर, तो 0 डिग्री कोण पर, 0 डिग्री कोण, दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई बैठेगा, यानी 0 डिग्री कोण होता है समांतर किरण में 0 डिग्री का एंगल होगा, तो 0 डिग्री का एंगल जब बना के आएगा कोई किरणें, और दो किरणों के बीच में कोई दो समांतर समतल दर्पण के बीच में कोई बैठेगा तो 0 डिग्री एंगल पर होता है दो समांतर दर्पण। दो समांतर समतल दर्पण क्या होता है, 0 डिग्री एंगल पर क्या होता है, रखा जाता है। तो 0 डिग्री एंगल पर, यानी दो समांतर दर्पण के बीच में क्या होते हैं, कोई भी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। और दो लंबवत समतल दर्पण के बीच, दो लंबवत समतल दर्पण के बीच कोई व्यक्ति दो लंबवत समतल दर्पण के बीच कोई व्यक्ति सम्मिलित रूप से बैठे, दो लंबवत समतल दर्पण के बीच कोई सम्मिलित रूप से बैठे, कोई व्यक्ति सम्मिलित रूप से बैठे तो उनके 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो उनके 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो उनके 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो अगर दो ठो, यानी लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर दो समतल दर्पणों को क्या किया जाए, रखा जाए 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, इस टाइप से अगर दो दर्पणों को क्या किया जाता है, 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, 90 डिग्री के एंगल पर इस टाइप से रखा जाता है दो समतल दर्पणों को, और उसके बीच में कोई व्यक्ति बैठे तो उसके जो है 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। चाहे कोई वस्तु रखा जाए तो उनके 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो यानी कोण पर बनने वाले दो दर्पणों के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करता है, दर्पणों के बीच बनने वाले कोण पर यानी निर्भर करता है कि वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो कोण पर क्या किया, कोण पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे। यानी समांतर जब रखा जाता है तो दर्पण को, तो 0 डिग्री एंगल पर होता है दोनों दर्पण, 0 डिग्री एंगल पर यानी अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। और दो लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल पर जो होता है वो 90 डिग्री एंगल पर 3 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, कोई वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। और यानी परावर्तन, कोई वस्तु में अगर परावर्तन हो तो रिपरावर्तन भी होता है, दोबारा परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब बना, तो और प्रतिबिंब का भी क्या होता है, फिर वह परावर्तित होता है, रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद यहाँ कोण पर अगर कोण की बात करें, अगर दो समतल दर्पण के बीच क्रमशः 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की जो संख्या है वो कितना बनेगा, प्रतिबिंब की संख्या। दो समतल दर्पण के बीच क्रमशः 0 डिग्री का एंगल अगर बनता है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, अनंत होगा। 0 डिग्री पर क्या होगा, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। अगर 30 डिग्री के एंगल पर, तो 30 डिग्री के एंगल पर तो 360 को भाग देना पड़ेगा कितना से, 30 से, तो 0 0 क्या होगा, काटेगा, 3 का 3, 3 12 में, तो 3 का 3 हो गया, और
3 दूना 6 यानी 12, यानी 11 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। 11 प्रतिबिंब क्या होगा, प्राप्त होगा, यानी 30 डिग्री एंगल पर 12 आ रहा है तो एक वस्तु होगा और 11 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे 30 डिग्री एंगल पर, और 0 डिग्री पर एंगल पर अनंतर 45 डिग्री एंगल पर। तो 360 को 45 से भाग देते हैं, देखिए तो कटेगा कितना से, 9 से भी कटेगा, 9 5 6 45 और 9 चौके 36, 1 0, 5 जगह 5 5 8 40, तो 8 हो रहा है। तो 8 हो रहा है, उसमें से एक वस्तु यानी 7 ठो, यानी 7 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। 45 डिग्री एंगल पर 7 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। उसके बाद 60 डिग्री एंगल पर 60 से भाग देंगे 360 को, 60 से भाग देंगे, 1 0 0 काटेगा, 6 का 6 6 6 36, 6 हो रहा है तो एक घटा दीजिए 5, यानी 5 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे 60 डिग्री पर, 90 डिग्री एंगल पर। तो 360 को 90 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 0 0 कटेगा, 9 का 9 9 चौके 36, तो एक वस्तु हो गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 3 ठो, तो एक घटा के 4 में एक घटा के, यानी 3 प्रतिबिंब क्या होंगे, प्राप्त होंगे, यानी 90 डिग्री एंगल पर 3 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो निर्भर करता है क्या, दो समतल दर्पणों के बीच कोण बनने वाले कोण पर वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, वो निर्भर करता है किस पर, एंगल पर, कोण पर निर्भर करता है कि कितने, किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दो समतल दर्पण के बीच क्रमशः 0 डिग्री दो समतल दर्पण के बीच रहेगा तो उसकी प्रतिबिंब जो है वह प्रतिबिंब संख्या अनंत होगा। 30 डिग्री के एंगल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब 30 डिग्री एंगल पर दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंब 11 ठो होगा, 11 ठो बनेगा। और दो समतल दर्पण के बीच 45 डिग्री के एंगल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब 7 ठो बनेगा। और दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री का एंगल होगा तो और किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 5 ठो बनेगा। और 90 डिग्री के एंगल पर दो समतल दर्पण के बीच में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 3 बनेगा। तो ये निर्भर करता है क्या, कोण पर भी। तो ये समतल दर्पण की क्या हुआ, विशेषताएं हुआ, समतल दर्पण की विशेषताएं। अब जानते हैं क्या, अब हम लोग जानेंगे, समतल दर्पण पढ़ लिए, आप समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो उपयोग को भी जान लेते हैं। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, तो समतल दर्पण का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर होता है, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, तो समतल दर्पण का उपयोग, तो कहाँ कहाँ समतल दर्पण का उपयोग आप लोग देखे हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, तो हम लोग घरों में भी करते हैं, घरों में चेहरा देखने के लिए, घरों में चेहरा देखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, घरों में चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं, घरों में चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं। फिर और कहाँ समतल दर्पण का होता है उपयोग, तो समतल दर्पण का होता है उपयोग श्रृंगार दर्पण के रूप में, श्रृंगार दर्पण के रूप में होता है, श्रृंगार दर्पण के रूप में। तो श्रृंगार दर्पण के रूप में जो अलमीरा उर्मिला होता है उस सब में क्या लगा हुआ रहता है, तो श्रृंगार दर्पण के रूप में होता है। और घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं। और कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में होता है, हजामती दर्पण के रूप में, यानी नाई जो सैलून में है वो क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं इसका हजामती दर्पण के रूप में, यानी लगा हुआ जो रहता है सैलून में, हजामती दर्पण के रूप में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इन सब क्या होता है, उपयोग होता है समतल दर्पण का इन सब जगहों पर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, बढ़ते हैं अब समतल दर्पण के पूरा बारे में पूरा डिटेल्ड हो गया, पूरा सब बता दिए। आप जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण को मुख्यतः 2 भाग हैं, बता चुके हैं। गोलीय दर्पण के 2 भाग हैं, कौन कौन सा, अवतल उत्तल। तो 5 नंबर में आ जाते हैं। और गोलीय दर्पण, चाहे वहाँ पर तो हम नंबरिंग किए थे, उससे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग में कोई कुछ नहीं होने वाला है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया है। और गोलीय दर्पण क्या होता है हम पहले बता चुके हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण, अच्छा गोलीय दर्पण का परिभाषा नहीं बताएं, केवल दर्पण का बताएं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का भी परिभाषा जानना पड़ेगा। और गोलीय दर्पण में एक का नाम दिया गया है अवतल और दूसरा का क्या, उत्तल। अवतल उत्तल, अवतल उत्तल 2 टाइप का होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है समझा देते हैं। तो ऐसे परावर्तक सतह जिसका, वैसे परावर्तक सतह जिसका नहीं, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, मतलब वक्र होगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, चाहे बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, चाहे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
हाँ, गोलीय वक्र एक ही होता है। गोलीय हो या क्या हो, वक्र हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है क्या हो, गोलीय हो, उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। चाहे वक्र हो मतलब मुड़ा हुआ हो, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल और अब उत्तल। अवतल दर्पण किससे कहते हैं, अवतल और उत्तल। तो अवतल दर्पण के बारे में देखिए, ये वाला अवतल दर्पण, ये वाला क्या हो गया, उत्तल हो गया। ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, तो अवतल दर्पण किससे कहते हैं, उत्तल दर्पण किससे कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो ये देखिए अवतल, ये उत्तल। तो अवतल देखिए अवतल, अवतल दर्पण। तो ऐसे वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये वाला अवतल दर्पण हुआ। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये वाला क्या है, अवतल दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यही गोलीय दर्पण का क्या हुआ, दोनों प्रकार हुआ। एक को कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरा को कहते हैं उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का दोनों क्या है, प्रकार है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, उससे अवतल दर्पण कहते हैं। धंसा हो, धंसा होने का मतलब जिसका क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह क्या होगा, गाढ़ा होगा। देखिए गाढ़ा है, ये वाला भाग रंगा हुआ है, ये वाला परावर्तक सतह, आगे वाला, सामने वाला भाग, आगे वाला भाग को कहते हैं परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह क्या रहेगा, सब धंसा हुआ रहेगा, गाढ़ा रहेगा। तो गाढ़ा रहेगा तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, देखिए उभरा हुआ, यानी उठा हुआ रहेगा, उठा हुआ रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उठा हुआ रहेगा तो उत्तल। देखिए उठा हुआ चाहे उभरा हुआ से, देखिए उभरा हुआ से ऊ अक्षर आ रहा है, उभरा हुआ से ऊ आ रहा शुरू में ना, और उभरा में चाहे उठा में ऊ आ रहा है, उभरा चाहे उठा हुआ, तो उभरा ये मैच कर रहा शुरू वाला अक्षर, तो उभरा रहेगा जिसका क्या परावर्तक सतह, वो क्या होगा, उत्तल। और अवतल में क्या मैच कर रहा है, अवतल, तो धंसा रहेगा। कोई भी चीज़ धंसेगा तो कहाँ चल जाएगा, तल में जाएगा, मैंने नीचे चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, तल, तल आ गया। और यहाँ पर मतलब ये धंसा है, धंसा हुआ रहता है परावर्तक सतह, तो धंसेगा कोई भी परावर्तक सतह तो तल में जाएगा, यानी धंसा हुआ रहता है क्या परावर्तक सतह जिस गोलीय दर्पण का, उससे अवतल कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण का क्या हुआ, उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ से क्या होता है, वो अक्षर शुरू में आ रहा है, मैंने उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। तो ये दो टाइप का क्या हो गए, गोलीय दर्पण हो गए। गोलीय दर्पण के क्या हो गए, प्रकार हो गए। तो गोलीय दर्पण के क्या हुए, प्रकार हो गए। तो अब हम लोग फिर गोलीय दर्पण